तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आपको जूरस प्लैनेट यूट्यूब चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा मौजू लॉग ऐड होगा। लॉग ऐड से मुतल्लिका मुझे बहुत सारे तलबा ने जो कि LLB फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हुए हैं, और या वो तलबा जो LLB फाइनल ईयर का एग्ज़ाम पास कर चुके हुए हैं, या वो तलबा भी इसमें शामिल हैं जो एग्ज़ाम पास कर चुके हुए हैं लेकिन लॉग ऐड में वो क्लियर नहीं कर सके, तो उन लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर आज का ये लेक्चर मबनी है, जिसमें लॉग ऐड को अटेम्प्ट करने के हवाले से और मोड ऑफ स्टडी के हवाले से बात होगी। आज का लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपने एंड तक ज़रूर देखना है। इसमें इसमें मैंने आपको टिप्स बतानी है, चूँकि एक सिंगल लेक्चर के अंदर इस सारे कोर्स को कवर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस लेवल के ऊपर चूँकि इन तमाम टर्म्स से आप तलबा वाकफियत रखते हैं जो लॉग ऐड के अंदर पूछी जाएंगी, अवेयरनेस रखते हैं, तो लिहाजा आज का लेक्चर उन टर्म्स के ऊपर या एग्जामिनेशन का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने के लिए जो नेसेसरी टिप्स हैं आज उसके ऊपर बात होगी। मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है। जहां तक HEC और पाकिस्तान बार काउंसिल या पंजाब बार काउंसिल वगैरह ने एक खुशाइंद काम ये किया है कि जहां पर अनलिमिटेड कोर्स था लॉग ऐड के हवाले से, जो बच्चे परेशान हो जाते थे, उसको अब सिलेक्टेड फॉर्म में ले आए हैं। अब उस कोर्स को सिलेक्टेड फॉर्म में ले आए हैं और उसका जो मुतय्यन कोर्स है वो कोई बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि अगर ये मुतय्यन कोर्स जो अब रिकमेंडेड कोर्स है, जो जिसको जो जिससे लॉग ऐड का एग्ज़ाम आएगा, जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल वगैरह ने अप्रूव किया है, अगर ये कोर्स इससे मुतल्लिका एग्ज़ाम में जो बच्चा, जो स्टूडेंट कैंडिडेट जो इसको क्वालिफाई नहीं कर सकता, इसको पास नहीं कर सकता, तो माजरत के साथ ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे कैंडिडेट के लिए फिर वकालत का लाइसेंस वाक़यातन ही उसे नहीं देना चाहिए। जो इस सिलेक्टेड कोर्स को भी जो पास ना कर सके, तो फिर ये समझ लें कि वो कैंडिडेट कोई शॉर्ट तरीके यूज़ करके आया है, जिसको कवानीन का इल्म नहीं है, तो ऐसे बंदे के लिए फिर मुश्किल होगा, मेरी नज़र में उसको लाइसेंस नहीं देना चाहिए। ताहम मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा जिन्होंने शॉर्ट वेज इस्तेमाल नहीं किए, जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की है, जिन्होंने बेरेक्ट पढ़े हैं, जिन्होंने कमेंट्री पढ़ी है, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन की है, जिन्होंने प्रॉपर क्लासेस ली हैं और सीखा है, तो उन लोगों के लिए तो वैसे ही लॉग ऐड कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये इजी सा एग्ज़ाम होगा उनके लिए। जब वो एग्ज़ाम में बैठेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे, तब उनको रियलाइज़ होगा कि वो वाक़तन ही एक ईज़ी एग्ज़ाम था। तो बहरहाल हम बात करते हैं कि इसके कोर्स की कंपोजिशन के ऊपर। जो अब कोर्स दिया गया है, ये बात आपने, ये मेरी गुफ्तगू का ये प्राया आपने बड़े गौर से सुनना है कि जो कोर्स अप्रूव्ड है उसमें 7 मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज बना दी गई हैं, जिनमें से कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कानून शहादत ऑर्डर है, इंटरनेशनल लॉ है और प्रोफेशनल एथिक्स है। 7 कैटेगरीज हैं। 7 कैटेगरीज में से 3 कैटेगरीज के 20% मार्क्स रखे गए हैं, जबकि बाकी जो 4 कैटेगरीज हैं उनके 10% मार्क्स रखे गए हैं। तो मार्क्स की डिवीजन को आपने पहले समझना है। बज़ाहिर ये आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन आपने इसके ऊपर गालबन गौर नहीं किया। तो जो इसके अंदर कोर्स प्रेस्क्राइब्ड है, तो व्यूअर्स जो इसके अंदर कोर्स प्रेस्क्राइब्ड है वो 2 कैटेगरीज के ऊपर मबनी है। एक कैटेगरी वो कैटेगरी है जो स्टैट्यूटरी लॉ के ऊपर मबनी है, जो कि स्टैट्यूटरी लॉ के ऊपर मबनी है, एक वो कैटेगरी है।
और एक वो कैटेगरी है जो स्टडी से मुतल्का है, जिससे मुतल्का आपको बता दिया गया है कि आपने फलां बुक स्टडी करनी है। तो ये दो कैटेगरीज हैं, एक स्टैट्यूटरी कैटेगरी है और एक आपने रीडिंग्स बुक्स की सूरत में आपने पढ़नी है, रीडिंग्स आपने पढ़नी है। तो व्यूअर्स पहले हम स्टैट्यूटरी कोर्स की बात कर लेते हैं। स्टैट्यूटरी कोर्स में हमें बता दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के कुछ महसूस आर्टिकल्स, फिर सिविल लॉ सीपीसी के कुछ ऑर्डर्स और कुछ सेक्शंस, क्रिमिनल लॉ पीपीसी और सीआरपीसी के कुछ चैप्टर्स है, कानून शहादत ऑर्डर मुकम्मल, ये आपका स्टैट्यूटरी लॉ है। और अगर हम इसकी मार्क्स की बात करें, सिविल लॉ के 20 हैं, क्रिमिनल लॉ के 20 हैं, क्यूएसओ के 20 हैं, 60% ये मार्क्स बन गए। जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके साथ हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 10% मार्क्स हैं। तो 10 दो कैटेगरीज हैं, इनमें से अगर कॉन्स्टिट्यूशन को सेपरेट करें तो उसके 5 मार्क्स बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के 5 मार्क्स, इट मीन्स कि जो स्टैट्यूटरी आपका लॉ है वो 65% मार्क्स का है, और जो रीडिंग वाला लॉ है जिसमें आपको मुख्तलिफ राइटर्स की बुक्स को सजेस्ट किया गया है, वो 35% आपने मार्क्स उसमें से आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर 65 स्टैट्यूटरी और 35 वैसे, इट मीन्स कि स्टैट्यूटरी आपको कम कोर्स है, कम पढ़ना पड़ेगा, और इसके उसके मार्क्स भी 65 हैं। जबकि दूसरी सूरत में जो दीगर बुक्स हैं वो 35% है और वो रीडिंग भी आपके लिए ज़्यादा होगी। ठीक है, बहरहाल वो भी 35% मार्क्स हैं, मेजर मार्क्स हैं, वो भी आपने पढ़ने हैं, और 65% को भी आपने अटेम्प्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों कैटेगरीज को अटेम्प्ट करने के हवाले से। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के कुछ आर्टिकल्स हैं, इन दोनों में से 10% मार्क्स आएंगे। दो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, तो एक 5% एक की आप डिवीजन कर लें, 5% एक की आप डिवीजन कर लें। तो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है वो आपको बुक रिकमेंड कर दी गई है मिस्टर हामिद महमूद साहब की। हामिद महमूद साहब की बुक जो है, तो वो किताब आपने स्टडी करनी है। उस किताब पूरी में से आपको 5% के या राउंड अबाउट आपके मार्क्स आएंगे, उसमें से आपके सवालात पूछे जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान डेफिनेटली 1947 से लेकर अब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी इस किताब में मामलात है, इसमें 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन आएंगे, और इसके अलावा और भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से मुतल्लिक़ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी, मौलवी तमीज़ुद्दीन फेमस एक केस भी हुआ था इस हवाले से। तो वो सारी की सारी हिस्ट्री आपने इसके अंदर आपने स्टडी करनी है। जस्ट आपने रीडिंग करनी है। तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, पिक एंड चूज़ के मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होंगे, उनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसका जो दूसरा पोर्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से 5% आपके आएगा। अगर परसेंट को आप मार्क्स ही कंसीडर कर ले तो बेहतर होगा, क्योंकि 100% की उसने डिवीजन किया परसेंटेज में, तो इसमें आप 5 मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं। 5 मार्क्स में से उसने बता दिया आर्टिकल 8 से लेकर 24 तक, जो कि फंडामेंटल राइट्स से मुतल्लिक़ आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट्स, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आपको स्पीच का राइट है, प्रॉपर्टी रखने का राइट है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट प्रॉपर लॉजिंग ऑफ FIR, इलीगल डिटेन नहीं किया जा सकता, और इसके मुतल्लिक़ दीगर इससे जुड़े हुए सारे मामलात हैं जो कि आर्टिकल 4 से लेकर 24 तक इसमें आएंगे, वो आपने स्टडी करने हैं। और मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा, आपको बाउंड करूँगा कि जो स्टैट्यूटरी जो आपने आर्टिकल्स या सेक्शंस पढ़नी है, जितनी भी आपने प्रोविजंस पढ़नी है, वो आप बेयर एक्ट से पढ़ें।
मत आप हेल्पिंग बुक यूज़ करें, मत आप हेल्पिंग नोट्स यूज़ करें। जो स्टैट्यूटरी पोर्शन है वो टोटली आप बेयर एक्ट से पढ़ें, और कम अज़ कम एक जो पोर्शन है या एक जो या टोटल जो कोर्स है बेयर एक्ट वाला स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वाला, उसको 2 से 3 दफ़ा आपने स्टडी करना है, बेयर एक्ट को 2 से 3 दफ़ा। और इसमें कोई रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई बातें, किसी तरीके की भी बातें आपको अपने माइंड में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा माइंड। जस्ट आपने फ्रीली आपने इसको स्टडी करना है। जिस तरह है कि एक आप न्यूज़पेपर आप रीड आउट करते हैं, इसी तरीके से आपने बेयर एक्ट्स को रीड आउट करना है। किसी चीज़ को मेमोराइज करने की आपने कोशिश नहीं करनी, ये मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ। आपने रीडिंग करनी है और बार बार करनी है। बार बार से मुराद एक दफ़ा आपने सारा कोर्स पढ़ लिया, दूसरी दफ़ा फिर पढ़े, तीसरी दफ़ा फिर पढ़े। इसमें आप वो अपनी चॉइस से मुतल्लिका, आप अपने टाइम मैनेजमेंट से मुतल्लिका आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हाँ, अगर एक दफ़ा आपने कॉन्स्टिट्यूशन उठाया तो इसको एक दफ़ा ही इसको 3 दफ़ा पढ़ लें, या एक दफ़ा सारा मुकम्मल पढ़ने के बाद दोबारा से इसको शुरू कर लें, वो आपकी चॉइस है, जिस तरीके से आप बेहतर समझ सकते हैं। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, कोई मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, रटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक अखबार की तरह आपने रीड आउट करना है, जिस तरह आप अपनी एक नावल पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हैं, इस तरीके से इसको भी जस्ट आपने रीड आउट करना है और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। कॉन्सेप्ट को ज़रूर आपने समझना है। तो इसमें आर्टिकल 8 से 24 तक का आगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके बाद पार्लियामेंट से मुतल्लिक़ आर्टिकल्स हैं। पार्लियामेंट में कौन कौन सा आता है? नेशनल असम्बली आती है, सेनेट आती है, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रोविजंस इसमें आती हैं। इससे मुतल्लिक़ आपने स्टडी करनी है आर्टिकल 50 से लेकर 84 तक। और तीसरा पोर्शन जुडिशरी से मुतल्लिक़ है, जुडिकेटर से मुतल्लिक़ है। जुडिकेटर से मुतल्लिक़ आपने आर्टिकल 175 से लेकर 272 तक आपने पढ़ना है, जिसमें से आर्टिकल 176 से लेकर तकरीबन 191 तक ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ है, उसकी पावर्स से मुतल्लिक़ है, उसकी कंपोजिशन से मुतल्लिक़ है, उसके जजेस से मुतल्लिक़ हैं, उसकी पावर्स, एपलेट पावर्स, ओरिजिनल पावर्स, एडवाइजरी पावर्स, रिविजनल पावर्स, रिव्यू की पावर्स से मुतल्लिक़ जो अख्तियारात हैं, जो स्टैट्यूट में कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में बयान किए गए हैं, आपने वो सारे के सारे इसमें स्टडी करने हैं। और आर्टिकल 189 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला जाता है वो नीचे वाली कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग है। ये सारे मामला आपने स्टडी करना है। इसके बाद आप पोर्शन शुरू होगा 192 से, और इन आर्टिकल्स में एक फेमस आर्टिकल 175A जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स, फेडरल कैपिटल हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स के बेंचेस वगैरह सारे मामला, उनके जजेस की अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक़, फेडरल शरिया कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक़ जो आर्टिकल है जुडिशल कमीशन 175A, वो जो नाम अप्रूव करेगा वो नाम पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाएंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी जो नाम जो सर्टेन क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक वो नाम अप्रूव करेगी, तो वो नाम फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास मंजूरी के लिए चले जाएंगे। और जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको मंजूर कर लेता है तो वो फिर जज बन जाएंगे हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट के। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट वो प्रेसिडेंट से ओथ लेगा, और बाकी जजेस भी अपने रेलिवेंट मैटर्स में रेलिवेंट पर्सन से वो ओथ लेंगी। तो ये 175A इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसके बाद हाई कोर्ट आर्टिकल 192 से लेकर 203 तक ये आर्टिकल्स जाते हैं। इनमें इनकी कंपोजिशन, इनके बेंचेस, इनकी अपॉइंटमेंट, हर एडहॉक जजेस, इनकी पावर्स, इनकी रिट जुडिक्शंस, हर मामला से मुतल्लिक़ एपलेट जुडिक्शन, रिविजनल जुडिक्शन, रिव्यू जुडिक्शन, हर मामला से मुतल्लिक़ इन आर्टिकल्स के अंदर
बता दिया गया है। और आर्टिकल 201 में ये भी बता दिया गया कि जो भी हाई कोर्ट के डिसीजन होंगे वो उसकी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर वो लागू होंगे। फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये आर्टिकल 203 ए से लेकर आर्टिकल 203 जे में इनकी अपॉइंटमेंट, इसकी कंपोजिशन, इसकी जुडिक्शन, इसके पावर्स, हर चीज़ इसके अंदर डिस्कस कर दी गई है। तो इसके अलावा कुछ दीगर आर्टिकल्स भी हैं, वो भी आपने देख लेने हैं। चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में से जस्ट उसने 5% आपसे पूछने हैं। 5% उसने कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री जो हामिद साहब की है वहाँ से वो पूछेगा, तो टोटल 10% आपके मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। तो ये आपने इसमें से खसूसन जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का वो आपने मिस नहीं करना। इसके बाद हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस की। अब जूरिस्प्रूडेंस में दो मेजर सब्जेक्ट हैं, एक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है। अब हम इसके दूसरे पोर्शन की बात करते हैं जो कि जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर मबनी है। ये पोर्शन आगे दो मज़ीद सब्जेक्ट के ऊपर मबनी है, एक इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस और दूसरा इस्लामिक। दोनों में से 5% और टोटल इस पोर्शन से 10% क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर बता दिया गया कि आपने इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जो जॉन सॉलमंड की है वो स्टडी करनी है। इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस जो जॉन सॉलमंड की है वो आपने स्टडी करनी है। तो यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि जो जॉन सॉलमंड की जूरिस्प्रूडेंस है, जो आपने LLB पार्ट 1 अगर 3 साल प्रोग्राम है तो, या अगर 5 साल प्रोग्राम है तो जो आपने LLB पार्ट 3 में जूरिस्प्रूडेंस जो पढ़ी थी जिसमें DF तो जो आपने वीडी महाजन की जूरिस्प्रूडेंस पढ़ी थी, वीडी महाजन की इंटरप्रिटेशन है जॉन सॉलमंड की जूरिस्प्रूडेंस की। तो वो इंटरप्रिटेशन है जॉन सॉलमंड की तो आपने वो इंतहाई गौर से देख लेनी है। उसमें जो स्ट्रक्चर है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स है, जो उसमें टर्म्स हैं, खसूसन उसमें जो इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ है, या जो पनिशमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, या जो पर्सन ओनर जो डेफिनेशंस हैं, इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस ज़रा कर लेना है। मेन हेडिंग्स के ऊपर आपने मेन टर्म्स को आपने ज़रा स्टडी कर लेना है। तो वो आपके 5% इसमें से बन जाएंगे। बाकी 5% इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में से आएगा। अब इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में जो आपने मुहम्मदन लॉज के अंदर एक जूरिस्प्रूडेंस आपने पढ़ी थी, मुहम्मदन लॉ 3 ईयर प्रोग्राम में LLB पार्ट 2 में आता है और 5 ईयर प्रोग्राम में पार्ट 4 में आता है। तो मुहम्मदन लॉ के अंदर जो आपने टर्म एंड कंडीशंस पढ़ी हैं ऑलमोस्ट वो एक्सट्रैक्टेड हैं। जो आपके लिए रिकमेंडेड बुक है सर अब्दुल रहीम साहब की। सर अब्दुल रहीम साहब की बहुत ही ऑथेंटिक एक बुक है, बहुत अच्छी एक किताब है इस्लामिक लॉज के ऊपर, इस्लामिक टर्म्स के ऊपर, इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो उसको आपने देख लेना है, उनकी टर्म्स को आपने देख लेना है। उसमें मेरे ख्याल में विरासत का मामला नहीं है शामिल, तो बाकी मामला इसमें शामिल हैं, वो आपने इसको अच्छे तरीके से वो स्टडी कर लेना है। ये 10% आपके यहाँ बन जाएंगे। 10% जो नॉन स्टैट्यूटरी मैटर है इधर से, और 5% ऊपर से। तो अभी तक जो दो आपने देखे इनमें से 15% आपके नॉन स्टैट्यूटरी आपका मटेरियल है और 5% आपका स्टैट्यूटरी मटेरियल है। तो आगे हम देखते हैं, आगे सिविल लॉ है जो कि आपका स्टैट्यूटरी मटेरियल है, टोटली CPC के ऊपर मबनी होगा। 20% का ये पोर्शन है। इसमें से सेक्शंस उन्होंने मुतय्यन कर दिए, फेमस सेक्शंस उसने बता दिए, रेस जुडिकेटा, रेस सब जुडिस, सेक्शन 9 से लेकर 12 तक जिसमें फ्रॉड डिग्री 12(2) की मामला आ जाते हैं। 15 से 20 तक जो इसकी जुडिक्शन के मामला आ जाते हैं, पेकिंग टेरिटोरियल जुडिक्शन वगैरह के मामला आ जाते हैं इसके अंदर। फिर आर्टिकल 47 फिर सेक्शन 47, 75, 96। अब 47 उस प्रीसेप्ट से मुतल्लिक़ है, 75 भी
और 96 आपकी अपील से मुतल्का है, 104 115 रिव्यू से मुतल्का है, 151 इसकी बात करता है इनहेरिटेंस पावर्स की। ऑर्डर 1 6 9 39 41 और 43, ये 6 ऑर्डर्स उसने दे दिए हैं। ऑर्डर 1 6 9 39 41 43 कुछ अपील से मुतल्का है, कुछ टेम्परेरी इंजेक्शन से मुतल्का है। इस तरीके से मुतल्का ये ऑर्डर्स हैं, इनको भी आपने सेक्शन और ऑर्डर्स को भी आपने देख लेना है। सिलेक्टेड स्टडी है, सिलेक्टेड कोर्स है जो कि बता दिया गया, और इसमें से 20% मार्क्स आपके आएंगे। लिहाजा इन 20% मार्क्स के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे। ये लाजमन हर सूरत में आपने स्टैट्यूट पढ़ना है, किसी हेल्पिंग बुक को आपने नहीं देखना, किसी भी तरह के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं देखना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को, किसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपने नहीं देखना। आपने सिर्फ स्टैट्यूट पढ़ना है और एटलीस्ट 3 दफ़ा पढ़ना है। तो जब आप ये स्टैट्यूट 1 2 3 दफ़ा पढ़ लेंगे तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप 99% ये इसको अटेम्प्ट करके आएंगे और आपके 20 में से 19 मार्क्स आपके पक्के हैं। ये आपने इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, स्टैट्यूट आपने स्टडी करना है। इसके आगे हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। क्रिमिनल लॉ भी 20 पोर्शन का है। 2 सब्जेक्ट इसमें दे दिए गए, 2 सब्जेक्ट इसमें दे दिए गए। एक पीपीसी के चैप्टर 2 16 16A और 17, दूसरा सीआरपीसी के चैप्टर 1 5 7 8 10 11 14 16 17 31 और 39, ये सिलेक्टेड चैप्टर तो आपको दे दिया गया है। तो इन पीपीसी और सीआरपीसी ये 20% का आपका कोर्स बन रहा है, ये आपने हरगिज़ मिस नहीं करना। ये दोनों बुक्स का जो सिलेक्टेड कोर्स है वो आपने स्टैट्यूट बेरेक से आपने पढ़ना है, किसी हेल्पिंग बुक को यूज़ नहीं करना, किसी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपने यूज़ नहीं करना, बेरेक को आपने पढ़ना है। तो ये अभी आपका 20% मार्क्स है। तो बेरेक्ट तो आप लोगों के लिए एक नेमत है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो ये क्रिमिनल लॉ का भी जो सिलेक्टेड पोर्शन है अच्छे तरीके से आपने रीड आउट कर लेना है। इसके बाद आखिरी जो आपका स्टैट्यूट आ रहा है वो है कानून शहादत ऑर्डर 1984। इसको उसने मुकम्मल तौर पर डाल दिया है 20% मार्क्स के साथ। तो लंबा ये भी नहीं है, आप लोगों ने 100 नंबर का एग्ज़ाम इसमें से दिया हुआ है और पास किया हुआ है। तो आर्टिकल 1 से लेकर 166 तक इसमें मेजर आर्टिकल्स हैं। आपने तमाम आर्टिकल्स को आपने पढ़ लेना है। चले ये किताब आप 3 दफ़ा नहीं तो कम से कम 2 दफ़ा आप ज़रूर पढ़ लें। 2 दफ़ा इस किताब को, इस बेरेक्ट को आपने ज़रूर पढ़ना है। और आप जब भी इसको पढ़ेंगे, 1 दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें, तीसरी दफ़ा पढ़ें, चौथी दफ़ा पढ़ें, 5वीं दफ़ा पढ़ें, जब भी आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उसमें नई चीज़ समझने को मिलेगी जो आप पहली दफ़ा रीडिंग में जो आप मिस कर गए थे। स्टैट्यूट तो वही है जो आप पहली दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन जब आप बार बार पढ़ते हैं तो उसमें से नई नई चीज़ें आपके जहन में आती हैं, नए नए मामलात आपके जहन में आते हैं, वो आपके माइंड को और वाइड कर देता है। तो लिहाजा इसको भी आपने एटलीस्ट 2 दफ़ा आपने स्टडी कर लेना है। बेरेक्ट है तो 20% मार्क्स इसके भी हैं। तो 20% मार्क्स सिविल के, 20% मार्क्स क्रिमिनल के, 20% मार्क्स क्यूएसओ के, 60% ये मार्क्स बन गए। 5% मार्क्स मैंने कहा था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से। तो ये आपका 65% जो आपका स्टैट्यूटरी पोर्शन है वो आपका मुकम्मल है, जबकि नॉन स्टैट्यूटरी जो पोर्शन है वो अभी तक आपके सामने 15% का आया है, 20% का मज़ीद आ रहा है आगे वो। तो जो अगला आपका 6ठे नंबर के ऊपर है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के हवाले से उन्होंने बता दिया कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बाय मॉल्टन डिक्सन। तो आप इसके नाम की वजह से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। जिस तरीके से मैंने आपको सालमंड का जो स्टूडेंट्स और सर अब्दुल रहीम का इस्लामिक जो स्टूडेंट से मुतल्लिक़ बातें बताई, इसी तरीके से ये भी बता रहा हूँ कि जो आपने
LLB, ये भी पार्ट 4 का सब्जेक्ट था 5 ईयर्स में, और पार्ट सेकंड का सब्जेक्ट है 3 ईयर्स में, इंटरनेशनल लॉ। तो वही इंटरनेशनल लॉ है जो ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हुए हैं। जो आपके कोर्स में जो आपको पढ़ाया गया वो मॉर्टन डिक्सन से ही एक्सट्रैक्ट किया गया हुआ है। तो आपने इसके नाम की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। जो आपके पास इंटरनेशनल लॉ की बुक पड़ी हुई है उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आप पढ़ लें। किताब की बात कर रहा हूँ, इसमें आपके जो नोट्स वगैरह हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा। जो भी बात मैंने यहाँ पे की है वो आपने बुक्स की सूरत में मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी किस्म के शॉर्ट नोट की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा। आखिरी जो इसमें बात होगी वो प्रोफेशनल एथिक्स की है, जो कि 10 नंबर की है। प्रोफेशनल एथिक्स, ये अगर मैं इसको बयान करूँ तो LLB फाइनल ईयर के अंदर QSO के साथ आप प्रोफेशनल एथिक्स या एथिक्स आप पढ़ चुके हुए हैं। ये भी उसी से रिलेटेड है, ये भी उसी से रिलेटेड है, एथिक्स से रिलेटेड है। एथिक्स से रिलेटेड ये मामलात हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई नया मामला नहीं है। तो इसको भी आपने रीड आउट कर लेना है। तो डियर व्यूवर्स, ये आपके सामने मैंने आपके कोर्स को रख दिया। 65% आपका कोर्स स्टैट्यूटरी है जो कि सिलेक्टेड है, जो कि सिलेक्टेड फॉर्म में है, और जबकि बाकी 35% आपका कोर्स है वो नॉन स्टैट्यूटरी है, उसकी बुक्स रिकमेंडेड है, वो आपने स्टडी करनी है। इस तरीकाकार के मुताबिक आप जब इसको स्टडी करेंगे तभी आपके पास टाइम है तो आप इजीली इसको स्टडी कर पाएंगे। और मैं आपको 100% कहता हूँ कि जैसे मैंने आपको गाइड कर दिया है, अगर इस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। मैं नहीं समझता अगर आप इस तरीके से स्टडी कर लें तो आपके 70-80 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, बल्कि इससे ऊपर आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो लिहाजा आपने बेर एक्ट की तरफ खसूसन स्टिक रहना है, और जो आपकी बाकी नॉन स्टैट्यूटरी बुक्स हैं उनको भी आपने उनकी टर्म्स के हवाले से आपने इसको ज़्यादा गौर से देखना है, उस जो इम्पोर्टेंट मैटर्स हैं उसको गौर से आपने देखना है। तो डियर व्यूअर्स, इसके अलावा अगर आपको इस लॉ गाइड के हवाले से कोई किसी किस्म का सवाल है तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं इस वीडियो में तो अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप मेरे ईमेल का नंबर भी मैं दे देता हूँ, व्हाट्सएप का नंबर भी दे देता हूँ। आप मेरे ईमेल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं ईमेल के जरिए भी और व्हाट्सएप के ऊपर भी। या आपको कोई टर्म समझ नहीं आ रही, कोई मामले में आप फंसे हुए हैं, तो आप वो मामला भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो डियर व्यूवर्स, आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं जिन तक ये वीडियो आप ही सिर्फ पहुंचा सकते हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचा दें, ताकि वो भी लॉ गाइड के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकें और इसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।